नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको की किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के एक हिंदी सारांश पर। हमारा मकसद यह है कि इस सारांश में जो बताए गए हैं ना, करोड़पति बनने के राज, उन्हें थोड़ा समझें। हाँ, मतलब वो राज जो असल में राज हैं ही नहीं बल्कि आदतें हैं। सही कहा। आमतौर पर हम सोचते हैं करोड़पति मतलब महंगी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, है ना? बिल्कुल वही स्टीरियोटाइप। लेकिन ये सारांश कुछ और ही कहानी बताता है, बिल्कुल उल्टी, एकदम साधारण सी जिंदगी। तो चलिए इसी को थोड़ा और समझते हैं कि ये है क्या। हाँ, और देखिए ये समझना जरूरी है कि ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये किताब तो उन आदतों की बात करती है जो धीरे धीरे बनती हैं, अनुशासन और सबसे जरूरी एक खास तरह की सोच। अच्छा, तो हम यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किताब के हिसाब से असली करोड़पति है कौन, वो जो शायद हमारे आसपास ही हैं पर हम पहचानते नहीं। बिल्कुल। और पहला ही पॉइंट इस सोच को चैलेंज करता है। सारांश कहता है ज्यादातर लोग सोचते हैं कि करोड़पति महंगी गाड़ियों और आलीशान घरों वाले होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि असली करोड़पति हमारे आसपास ही रहते हैं। मतलब बिल्कुल साधारण। हाँ, सादगी से जीते हुए, समझदारी से खर्च करते हुए। ये तो उस इमेज से एकदम अलग है जो हम हर रोज देखते हैं, मतलब फिल्मों में, एड्स में। बिल्कुल। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वो जो साधारण सी कार चला रहा है वो ज्यादा अमीर हो सकता है उस बंदे से जो एकदम लेटेस्ट लग्जरी कार में है? ये बात थोड़ी पचती नहीं है जल्दी। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है पर किताब के हिसाब से यही सच्चाई है कई मामलों में। और यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये सादगी कोई मजबूरी नहीं है। अच्छा। हाँ, ये कोई कंजूसी नहीं बल्कि एक सोची समझी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी है, मतलब एक रणनीति। रणनीति कैसे? देखिए, जब आप वो दिखावे की रेस से बाहर हो जाते हैं ना कि मुझे लेटेस्ट चीजें लेनी है, महंगा दिखाना है, तो आपके ऊपर वो प्रेशर कम हो जाता है। ये तो है। तो फिर क्या होता है, आपकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बच जाता है जिसे आप बचा सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। ओह, तो ये बचत से जुड़ता है सीधा। हाँ, और ये उस 7वें पॉइंट से भी जुड़ता है जिस पर हम बाद में आएंगे, सोच का फर्क। मतलब फोकस बाहरी चमक दमक पर नहीं, असली वेल्थ बनाने पर है। किताब कहती है कि यही सादगी, यही अनुशासन उस नींव की तरह है जिस पर असली संपत्ति खड़ी होती है। समझ गया। तो ये सादगी एक तरह का फिल्टर बन जाती है ना, कि क्या जरूरी है क्या नहीं। बिल्कुल, और इसी पर शायद वो दूसरी और तीसरी आदतें टिकी हैं। दूसरा पॉइंट, आय से ज्यादा बचत और निवेश जरूरी है। मतलब कमाई कितनी है वो उतना जरूरी नहीं, हाँ जरूरी ये है कि बचाया कितना और उसे लगाया कहाँ। सही। और तीसरा, कर्ज से दूरी। किताब साफ कहती है करोड़पति क्रेडिट कार्ड के कर्ज या फिजूल लोन से बचते हैं। वे जानते हैं कि कर्ज अमीरी नहीं बल्कि गरीबी की ओर ले जाता है। ये कर्ज वाली बात तो आज के टाइम में बहुत रिलेटेबल है। हाँ, वो अभी खरीदो बाद में चुकाओ वाला कल्चर जो है। हाँ वही। तो ऐसा लगता है जैसे कर्ज एक मीठा जहर है, शुरू में आसान, बाद में मुश्किल। बिल्कुल। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है कि ये दोनों आदतें, बचत और कर्ज से दूरी, ये कैसे एक साथ काम करती है। हाँ, ये एक दूसरे को सपोर्ट करती है ना? जब आप लगातार बचाते हैं, किताब के हिसाब से अक्सर अपनी इनकम का 15% या उससे भी ज्यादा, और उसे ठीक से इन्वेस्ट करते, तो आपको मिलता है कंपाउंडिंग का फायदा। वो जिसे आइंस्टाइन ने 8वां अजूबा कहा था। हाँ बिल्कुल, आपका पैसा सिर्फ जुड़ता नहीं, वो मल्टीप्लाई होता है। और दूसरी तरफ कर्ज, खासकर वो महंगा वाला कर्ज जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल, वो ठीक इसका उल्टा करता है। वो आपकी वेल्थ को खाता जाता है। और किताब सिर्फ पैसे के नुकसान की बात नहीं करती, वो कर्ज के क्या कहते हैं, मानसिक बोझ की भी बात करती है। अच्छा, मतलब स्ट्रेस। हाँ बिल्कुल, लगातार कर्ज में रहना एक टेंशन देता है, आपके फैसले लेने की ताकत पर असर डालता है। तो कर्ज से बचकर आप सिर्फ पैसे नहीं बचाते, आपको एक मानसिक शांति भी मिलती है। सही कहा। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो ये आदतें बताती हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लॉटरी नहीं है, ये रोज के छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड फैसलों का नतीजा है। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं है, ये अपनी लाइफ पर कंट्रोल पाने की बात है। और ये कंट्रोल सिर्फ पैसे तक नहीं है ना? ये टाइम पर भी लागू होता है। चौथा पॉइंट यही कहता है, समय और पैसा सही जगह लगाना। किताब कहती है अमीर लोग अपना समय बेकार की चीजों पर नहीं गवाते। हाँ, वे उसी काम में समय और पैसा लगाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ाए।
मतलब वो अपने सबसे कीमती रिसोर्स टाइम और पैसा को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं। बिल्कुल। हर खर्च, चाहे वो टाइम का हो या पैसे का, उसे इस नजर से देखते हैं कि क्या इससे लॉन्ग टर्म में कोई फायदा होगा, क्या ये मेरे गोल्स के करीब ले जाएगा, हाँ। या ये बस अभी की खुशी है। सही, ये एक बड़ा सवाल है क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग शायद अपने टाइम को लेकर इतने सजग नहीं होते। ये सीधा जुड़ता है उस कॉन्सेप्ट से जिसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब अवसर लागत। हाँ, अवसर लागत। किताब बताती है कि जो करोड़पति सोच वाले लोग हैं वो टाइम को सिर्फ बीतते हुए घंटे नहीं मानते, वो इसे एक लिमिटेड, बहुत कीमती एसेट मानते हैं जिसे इन्वेस्ट किया जा सकता है। इन्वेस्ट टाइम को। हाँ, हर वो घंटा जो आप किसी ऐसे एक्टिविटी में लगाते हैं जिससे कुछ हासिल नहीं हो रहा, मान लीजिए जरूरत से ज्यादा टीवी देखना या बस सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना। हाँ, करते हैं लोग। तो वो उस टाइम की कीमत है जो आप कुछ सीखने में या अपने बिजनेस की प्लानिंग में या इन्वेस्टमेंट रिसर्च में लगा सकते थे। ओके। किताब के हिसाब से वो अपना टाइम और पैसा ऐसी चीजों में लगाते हैं या तो नॉलेज बढ़ाएं या भविष्य में इनकम दें। वो शायद महंगे शौकों के बजाय किसी इन्वेस्टमेंट सेमिनार में जाना पसंद करें या कोई नई स्किल सीख लें। ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, ये सवाल तो बनता है कि हम अपने 24 घंटों को कैसे देखते हैं, बस खर्च कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं। किताब का इशारा साफ है कि करोड़पति माइंडसेट टाइम को एक इन्वेस्टमेंट मानता है जिसका रिटर्न बाद में मिलता है। और ये जो फ्यूचर की सोच है, ये सिर्फ अपने तक नहीं रखते, ये परिवार में भी जाती है। 5वां पॉइंट, परिवार को सही आदतें देना। किताब कहती है करोड़पति अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि असली इज्जत दिखावे में नहीं बल्कि मेहनत और बचत में है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। मतलब वो अगली पीढ़ी को सिर्फ पैसा नहीं देते बल्कि पैसा बनाने और संभालने का तरीका भी सिखाते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी जिसे कहते हैं। बिल्कुल, वो वैल्यूज देना। और 6वां पॉइंट, आय के कई स्रोत। ये इसी चीज को और मजबूत करता है। किताब कहती है अमीर लोग सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर नहीं रहते, वे बिजनेस, प्रॉपर्टी और निवेश से अलग अलग कमाई करते हैं। हाँ, मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स। ये दोनों पॉइंट्स मिलकर न सिर्फ आज को सिक्योर करते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ठोस बुनियाद बनाते हैं। निश्चित रूप से। देखिए, परिवार में फाइनेंशियल लिटरेसी देना शायद सबसे टिकाऊ विरासत है। किताब बताती है कि ये पेरेंट्स अक्सर बच्चों को छोटी उम्र से ही बजट बनाना, बचत करना, निवेश के बेसिक्स सिखाते हैं। अच्छा। मेहनत की कद्र करना सिखाते हैं, शायद पॉकेट मनी के लिए घर के काम करवाते हैं। ये सिर्फ पैसे का सबक नहीं है, ये जिम्मेदारी सिखाना है। हाँ, कैरेक्टर बिल्डिंग भी है इसमें। बिल्कुल। और जहाँ तक मल्टीपल इनकम सोर्स की बात है, ये तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी की एक क्लासिक स्ट्रैटेजी है। सिर्फ एक नौकरी पर टिके रहना वो रिस्की है। हाँ, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अर्थव्यवस्था बदलती है, जॉब्स जाती हैं, लेकिन अगर आपकी इनकम बिजनेस से, किराए से, स्टॉक डिविडेंड से, कहीं और से भी आ रही है तो आप एक झटके से गिरते नहीं है। डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, वही, ये जोखिम कम करता है। तो ये दिखाता है कि किताब के हिसाब से वेल्थ बनाना कोई एक सीधी लाइन नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला, कई दिशाओं से होने वाला प्रयास है जो अक्सर पीढ़ियों तक चलता है। बिल्कुल। अब आते हैं उस 7वें और शायद सबसे बुनियादी पॉइंट पर जो लगता है इन सभी 6 पॉइंट्स की जड़ में है, सोच का फर्क। किताब साफ कहती है गरीब और अमीर में सबसे बड़ा फर्क सोच का है। जहां आम लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं, वहीं करोड़पति वेल्थ इकट्ठा करने पर ध्यान देते हैं। हाँ, ये कोर आइडिया है। हमने इस पर बात की थी सादगी के वक्त, पर यहाँ ये बिल्कुल पॉइंटेड है। तो इसका मतलब क्या है? क्या सब कुछ बस सोच पर ही है? अगर हाँ, तो क्या कोई भी अपनी सोच बदलकर अमीर बन सकता है? मेरे ख्याल से किताब का मुख्य तर्क यही है, हालांकि इसे जरूरत से ज्यादा सरल भी नहीं बनाना चाहिए। देखिए, ये जो 7 बातें हैं, सादगी से जीना, ज्यादा बचाना और इन्वेस्ट करना, कर्ज से दूर रहना, टाइम पैसा सही लगाना, बच्चों को सिखाना, इनकम के कई सोर्स बनाना, ये सब उसी एक फंडामेंटल सोच का नतीजा है। अच्छा, वो सोच जो प्रायोरिटी तय करती है। क्या अभी की खुशी और बाहर का दिखावा जरूरी है या लंबे समय की फाइनेंशियल सिक्योरिटी और असली संपत्ति बनाना? किताब ये नहीं कह रही कि बाहरी हालात मायने नहीं रखते हैं, लेकिन जोर इस पर है कि आपकी सोच ही वो इंजन है जो आपके फाइनेंशियल फैसलों को चलाता है। ये एक चुनाव है। आज वो चीजें खरीदें जिनसे आप अमीर दिखें, या आज इन्वेस्ट करें ताकि आप कल सच में अमीर बने। सही कहा।
यही सोच तय करती है कि आप मौके कैसे देखते हैं, रिस्क कैसे लेते हैं, अपने पैसे और टाइम को लगाते कहाँ हैं। किताब का इशारा है कि ये सोच डेवलप की जा सकती है, पर इसके लिए कोशिश चाहिए, अनुशासन चाहिए और हिम्मत चाहिए कि आप समाज के प्रेशर में ना आए। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचों वाली बात नहीं है, ये वो सोच है जो एक्शन में बदलती है, ठोस एक्शन। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के इस हिंदी सारांश से जो मेन बातें निकल कर आती हैं वो कुछ ऐसी हैं। जो सच में दौलतमंद है वो अक्सर बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, दिखावे से दूर। हाँ, कंजूस नहीं पर फिजूल खर्ची से बचते हैं, अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं और उसे समझदारी से इन्वेस्ट करते हैं, नियम से। हाँ, नियम से। कर्ज को, खासकर कंज्यूमर लोन को दुश्मन मानते हैं, अपना टाइम और पैसा उन चीजों में लगाते हैं जिनकी वैल्यू बढ़ेगी। बिल्कुल। और ये आदतें सिर्फ खुद तक नहीं रखते, बच्चों को भी सिखाते हैं। उनकी इनकम सिर्फ सैलरी पर निर्भर नहीं होती, कई जगह से आती है। और इन सब के पीछे है वो सोच, वेल्थ बनाने पर फोकस, ना कि अमीर दिखने पर। सही। तो किताब का मेन मैसेज यही लगता है कि असली अमीरी शोर मचाकर नहीं आती, वो चुपचाप, लगातार अनुशासन और समझदारी से बनती है। शायद असली अमीरी वो बाहरी चमक नहीं, बल्कि फाइनेंशियल आजादी और मन की शांति है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल जो मन में आता है, जो किताब की बातों पर ही बेस्ड है पर थोड़ा और सोचने पर मजबूर करता है। हाँ। वो ये कि किताब जिस तरह अमीर दिखने और सच में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के फर्क को बताती है, तो ये जो चुनाव है लोगों का कि दिखावे पर खर्च करें या संपत्ति बनाने में इन्वेस्ट करें, ये कितना सचेत होता है, मतलब जानबूझकर लिया गया फैसला, और कितना ये बस समाज या बचपन की आदतों का नतीजा होता है। अच्छा सवाल है। लोग असल में ये चुनते कैसे हैं, और क्या वो इसके दूर तक जाने वाले नतीजों के बारे में सिर्फ फाइनेंशियल नहीं बल्कि शायद उनके मानसिक और सामाजिक नतीजों के बारे में पूरी तरह सोचते हैं। ये सोचने वाली बात है कि हमारी रोज की छोटी छोटी पसंद हमारी लंबी कहानी कैसे लिखती हैं।